नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आदित्य द्विवेदी। दोपहर के 3 बज चुके हैं और हम बात करने वाले हैं 3 बड़ी खबरों के बारे में। अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे उन 3 बड़ी खबरों के बारे में जिनका सीधा सरोकार है आपसे और हमसे। साथ ही आपको बताएंगे कि देश में कौन सी घटनाएं प्रमुख रहीं। चलिए बात करते हैं पहली खबर की। पहली खबर जो कि दिल्ली से है। यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थित स्थिति जो है वो बिगड़ती जा रही है। इस बीच वहां फंसे भारतीयों को सख्त एडवाइजरी जारी हुई है। इसमें कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिक और छात्र कीव को आज ही छोड़ दें। कहा गया है कि कीव छोड़ने के लिए जो साधन उनको मिले उसे तुरंत पकड़कर वो वहां से निकल जाएं। यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास की तरफ से कहा गया है कि ट्रेन या जो भी यातायात का साधन मिले उसे पकड़कर लोग कीव आज ही छोड़ दें। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 5 चरणों में मतदान पूरे हो चुके हैं और छठे चरण के लिए अब 3 मार्च को वोटिंग होगी। इसके लिए आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। छठे चरण के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको भी बता दें कि यूपी में अब केवल छठे और 7वें चरण का मतदान बचा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि छठे चरण में 3 मार्च को 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होगा। जिन जिलों में चुनाव होने हैं उनमें बलिया, गोरखपुर, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बस्ती और अंबेडकर नगर शामिल हैं। इन जिलों के लगभग 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा मतदाता 676 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। बात करते हैं तीसरी खबर की। महाशिवरात्रि का दिन है आज। देश भर में इस पर्व की धूम है। कानपुर में गंगा किनारे बसे परमठ मंदिर में आनंदेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। भक्तों की माने तो आनंदेश्वर बाबा के दर्शन जो कोई एक बार कर लेता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वहीं पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, बैरियर लगाए गए हैं और सुरक्षा के मद्देनजर 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी और पीएसी के जवानों को लगाया गया है। गंगा किनारे गोताखोरों को सक्रिय कर दिया गया है। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली यूक्रेन की, दूसरी लखनऊ से और तीसरी कानपुर से। और ऐसे में यूक्रेन में अब भारतीयों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है दूतावास की तरफ से। वो किसी भी तरीके से जल्दी कीव छोड़ दें। अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा हमला कर सकता है रूस, ऐसी खबरें निकल करके आ रही हैं, जिसके चलते अब भारत पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर है। और ऐसे में भारत ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए अब प्रयास और तेज कर दिए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, क्या आपको लगता है भारत ने देर की है? भारत को बहुत पहले स्टेप ले लेना चाहिए था। लगभग 20,000 से ज्यादा छात्र और नागरिक इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं और पोलैंड जो है वो जो जमीनी रास्ता है उससे अपनी सीमा में भारतीयों को प्रवेश नहीं करने दे रहा है। देखिए, जहां तक देरी का सवाल है जी, तो ये एक जो है बहस का, आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा हो सकता है। ठीक, लेकिन कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि उसके नागरिक विदेश में असुरक्षित हों, परेशानियों में फंसे और हम उनको वापस भी न ला पाए। और ऐसे समय पर जबकि कीव के हालात इतने बिगड़ गए हैं, इतने बिगड़ गए हैं कि भारत को ये कहना पड़ा कि मेरे भारतीयों, मेरे छात्राओं, तुरंत छोड़ दो कीव को, क्योंकि वहां पर उनकी सुरक्षा नहीं रह गई है। और अभी अभी खबर आई है कि जो खार्किव है, जो कीव का एक बड़ा शहर है, वहां पर भारी गोलाबारी से एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। और विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि करके इसकी जो है दुख भी जताया है जी, क्योंकि कीव में जो हालात हैं, मिसाइलों से अटैक हो रहा है,
एयर अटैक के सायरन लगातार बज रहे हैं, तोपों से मुकाबला किया जा रहा है। और जैसा आपने कहा कि 24 घंटे में कुछ, बल्कि ये कहा जा रहा है कि रात में ही कोई बड़ा हमला हो सकता है। इसलिए अब ये बात बहुत ही दूर की है, क्योंकि परिस्थितियां क्या है, परिस्थितियों ने सरकार से कैसे झेला है, लेकिन सरकार अब पूरी तरीके से लगी हुई है। और आज ही ऑपरेशन गंगा में वायुसेना को भी शामिल कर लिया गया है। अब वायुसेना के भी वायुयान जाएंगे और अपने छात्र छात्राओं को वहां से बाहर निकालेंगे, जो इस समय भूख, ठंड और युद्ध की प्रताड़ना से पूरी तरीके से त्रस्त हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, जिस तरीके से आपने भूख का जिक्र किया, कुल मिलाकर के अफरा तफरी का वहां पर माहौल है, हर तरफ चीख पुकार मच रही है। जो यूक्रेन के नागरिक हैं इधर से उधर जा रहे हैं, कुछ देश छोड़ रहे हैं। ऐसे में भारतीय छात्रों को वापस लाना कितनी बड़ी चुनौती भारत सरकार के लिए हो सकता है? नहीं, देखिए, अब चुनौती उतनी बड़ी नहीं होगी। पहले चुनौती ये थी कि यूक्रेन से बाहर कैसे आएंगे। हाँ, तो वहां पर तो एयरवेज वगैरह सब बंद हो गए, तो ये हुआ, तो उनको लाया कैसे जाएगा। इस पर भारत सरकार ने बातचीत की, रूस से भी बातचीत की, यूक्रेन से भी बातचीत की, और सड़क मार्ग से, जो यूक्रेन का पश्चिम है वहां से सड़क मार्ग से रोमानिया, हंगरी, पोलैंड के ये जो रास्ते जाते हैं, स्लोवाकिया के रास्ते जाते हैं, तो उनकी ओर से ये कहा गया कि आप इस रास्ते से आइए। और वहां पर अधिकारियों से बातचीत की। हमारे भी भारतीय छात्र तिरंगा लेकर के गए, रूस की सेना ने कुछ नहीं। हाँ, इसके बावजूद भी उनके साथ कहीं ना कहीं बर्बरता की शिकायतें आ रही हैं, यूक्रेन के लोग कर रहे हैं। और ये तक कहा जा रहा है कि भेदभाव हो रहा है। यूक्रेन अपने नागरिकों को तो पूरी राहत देता है, लेकिन भारत या अन्य देश के लोगों के साथ में वो बर्ताव नहीं करता है। तो बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए अब आ गए हैं, और हमारे भारत सरकार ने जो व्यवस्थाएं की है, अब उससे वो निश्चित रूप से सुकून के साथ स्वदेश लौट आएंगे। ठीक है। अब डॉक्टर रमेश वर्मा जी, ठीक है, आपने कहा चुनौती अब कम हो गई है, अब एयरफोर्स को भी मैदान में उतार दिया गया है, उसके जो जहाज है वहां जाएंगे और वहां से छात्रों और नागरिकों को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। खार्किव का आपने जिक्र किया, एक छात्र की मौत हो गई है, ये घटना बेहद दुखद है। विदेश मंत्रालय इस पर दुख जाहिर कर चुका है, लेकिन अब जो भारत में रह रहे परिजन हैं, परिवारीजन हैं, जिनके बच्चे वहां फंसे हैं, उनके लिए परेशानी और बढ़ गई है। नहीं, निश्चित रूप से इसी परेशानी को दूर करने के लिए ही तो भारतीय जो दूतावास है उसने कहा है कि कीव में जो भी हमारे लोग हैं तुरंत बाहर निकले और बाहर निकल करके पड़ोसी देशों में चले जाएं, और हम वहां से उनको स्वदेश ले आएंगे। जी, यही तो बात हुई है। जी बिल्कुल। पहले समस्या थी कि वहां से निकले कैसे, बड़ी समस्या। निकलने की बात हो गई है कि सड़क रास्ते से आप निकल आइए। और ये भी कहा है भारतीय दूतावास ने वहां पे कि आपको जो साधन मिले जी तत्काल तुरंत, कोई वेट मत कीजिए, देर मत कीजिए, जैसे भी हो, जिस हालत में हो जी आप निकलिए। और अब जो निकल करके जो आए हैं, काफी लोग आ भी गए हैं, अभी भी लोग निकल रहे हैं, क्योंकि अब भारत सरकार ये मान रही है कि कीव पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, हाँ, और जिस तरीके से 40 किलोमीटर तक रूसी सेना पहुंच गई, इसका दावा किया जा रहा, उसको देखते हुए हमारे भारतीय सुरक्षित नहीं है, इसीलिए जो है ये कदम उठाया गया है। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, एक बात यहाँ हमारी जो ऑडियंस है वो जरूर समझना चाहेगी कि आखिरकार भारतीय कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं। कई जगहों पर इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं, कहीं लाइट नहीं आ रही है, कहीं पीने को पानी नहीं मिल रहा है छात्रों को, या यूं कहें जो दूसरे मुल्कों से लोग वहां पर इस वक्त हैं उनको खाने को खाना नहीं मिल रहा है। और यूक्रेन जो है वो यहाँ पर मदद करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अपनी ही परेशानी से जूझ रहा है, और उसकी परेशानी में इस वक्त सारे लपेटे में हैं। या यूं कहें भारत के जिस हिसाब से 20,000 से ज्यादा छात्र और नागरिक हैं, तो ऐसे में दूतावास कह रहा है हमने खाने की व्यवस्था कर दी है, हमने उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली, हम उनको ला रहे हैं, लेकिन ये टेढ़ी खीर तो नजर आ रहा है। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये स्थिति कंट्रोल में हो जाएगी और भारत जल्दी से जल्दी ला पाएगा।
नहीं, माने स्थिति कंट्रोल करने का मतलब क्या, जो यूक्रेन पर नहीं, मतलब जो उनको लाना है हाँ, नहीं, लाने में उस स्थिति को जरा समझाने की कोशिश कीजिए। ये छात्र छात्राएं कौन है जी? ये बेचारे मेडिकल की पढ़ाई करने के जी बिल्कुल। हमारे प्रधानमंत्री ने 2 रोज पहले ही तो कहा कि भाई हमारे यहाँ के मेडिकल कॉलेज ऐसी क्यों नहीं व्यवस्था करते हैं जी कि हमारे छात्र छात्राओं को उतनी दूर जाना पड़ता है। अब आप देखिए अपने भारत में एक निजी मेडिकल कॉलेज में अगर कोई व्यक्ति मेडिकल पढ़ना चाहता है तो 4 करोड़ का खर्च आता है जी। अब वहीं पर जब आप यूक्रेन में कोई जाता है तो सरकारी होता है, एक तो वहां पर सीधे प्रवेश हो जाते हैं, एंट्रेंस वगैरह की वहां कोई बवाल नहीं है। अच्छा, वहां पर जाकर के उनका प्रवेश हो जाता है और वहां पर मुश्किल से 36 लाख रुपए खर्च होते हैं, जहां यहाँ पर करोड़ों खर्च होते हैं। दूसरी चीज, एक सबसे बड़ी बात और है कि ये विद्यार्थी जब पढ़ करके वहां से आते हैं तो ऐसा नहीं है कि इनको आते प्रैक्टिस विचारे करने लगे, इन्हें एक परीक्षा देनी पड़ती है, तब ये करते। अब वहां पर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, देखिए वहां पर मेडिकल कॉलेज जो है कीव में है, जो खार्किव में है, सुमी में है, ओडेसा में है, जो वहां पर बड़े बड़े शहर है वहां पर ये मेडिकल कॉलेज है। तो ये छात्र छात्राएं वहीं पर जाते हैं, एडमिशन लेते हैं। डॉक्टर रमेश शर्मा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें जो इस वक्त खार्किव से मिल रही है। जिस तरीके से वहां पर गोलीबारी में एक छात्र की मौत हुई है, हालांकि अभी डॉक्टर रमेश वर्मा जी उसका जिक्र कर रहे थे, ये बेहद दुखद है। विदेश मंत्रालय ने भी इस पे दुख जाहिर कर दिया है। तो अब कहीं ना कहीं भारतीय छात्रों को भी नुकसान पहुंच रहा है और ऐसे में अब एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जल्दी से जल्दी कीव शहर को छोड़ दें। लेकिन कीव के साथ साथ अब खार्किव की बात भी हो रही है, वहां पर भी जिस तरीके से देखा जा रहा है प्रचंड गोलीबारी हो रही है। डॉक्टर रमेश वर्मा जी का रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, अभी हम लोग बात कर रहे थे परिवारीजनों की, छात्र की बात कर रहे थे, आपने जिक्र भी किया कि जिस तरीके से उस छात्र की मौत हो गई है गोलीबारी में। ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं वो तो परेशान हो ही रहे होंगे, साथ ही साथ क्या कुछ अभी जानकारी इस विषय में मिल पाई है कि वो छात्र कहाँ का था, किस राज्य का था, किस जगह का था? नहीं, अभी तो इसकी कोई जानकारी नहीं है और निश्चित रूप से विदेश मंत्रालय अभी जारी करेगा। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है, ठीक, क्योंकि खार्किव में हम आपको बता दें भयंकर गोलाबारी हो रही है जी। और खार्किव में रूस जो है, जो वहां के प्रशासनिक दफ्तर हैं, देखिए इस समय रूस क्या कर रहा है जी। रूस जो है यूक्रेन की प्रशासनिक व्यवस्था को, सैन्य व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगा हुआ है। इसीलिए वो प्रशासनिक जो कार्यालय है वहां पर हमले कर रहा है जी, सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। इसीलिए खबर भी आई और रूस ने दावा भी किया कि हमने यूक्रेन के 70 सैनिकों को मार दिया जी, क्योंकि ये बेचारे मोर्चा ले रहे थे सीधे सीधे। तो सीधी सी बात यह है कि जब गोलाबारी हो रही है, गोला गिर रहा है, तो गोला ये नहीं देखेगा कि ये भारतीय है या विदेश से आए हैं या जो उस पर किस देश का नागरिक है जी, ये नहीं होगा। इसीलिए तो यूक्रेन अपने नागरिकों से भी कह रहा है कि आप सब बंकर में चले जाइए, आप बाहर मत निकलिए, क्योंकि गोलाबारी भयंकर रूप से हो रही है। तो इसलिए ये जो हमारे भारतीय को पूरी तरीके से एक बड़ी क्षति हुई है। हालांकि क्षति तो बहुत हुई है, धन से, जन से, प्रताड़ना से, भूख से, प्यास से, सब कुछ लोग परेशान हैं। लेकिन सुकून की बात यह है कि हमारी सरकार अलर्ट मूड में है और पूरी तरीके से वो तभी चैन से बैठेगी जब तक एक एक भारतीय जो है वो यूक्रेन से स्वदेश नहीं लौट आएगा जी। डॉक्टर रमेश वर्मा, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो कुल मिलाकर के अब भारत युद्ध स्तर पर अपने नागरिकों को यूक्रेन से वापस लाने के लिए तत्परता दिखा रहा है। लगातार अब एयरफोर्स के विमानों को भेजा जा रहा है जो यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क है वहां पर, और ऐसे में वो जो छात्र सड़क मार्ग से दूसरे मुल्कों में प्रवेश कर रहे हैं यूक्रेन से, उनको लाया जाएगा। अब दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं जो लखनऊ से। आपको बता दें जिस तरीके से अब छठे चरण की वोटिंग होनी है और ऐसे में आज 5 बजे प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। हालांकि जो समाजवादी पार्टी के मुखिया है वो लगातार अपनी ताकत झोंक रहे हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। इसी तरह योगी आदित्यनाथ भी और भी बीजेपी के कई बड़े दिग्गज। और इसी खबर पे हमारे साथ अभिनव शुक्ला जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। अभिनव, अब
छठे चरण की वोटिंग होना बाकी है और ये सारे जो इलाके हैं, वो 10 जो जिले हैं, वो तो आपको बता दें, कानपुर से जो तीसरी बड़ी खबर है वो शिवरात्रि, आज महाशिवरात्रि का दिन है और ऐसे में जो कानपुर का परमठ मंदिर है वो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है, जहां पर लाखों का तांता लगता है श्रद्धालुओं का। श्रद्धालु पहुंचते हैं और लगातार वहां पर इस वक्त भी भीड़ जा रही है, श्रद्धालु जा रहे हैं, बाबा के दर्शन करना चाहते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ अभिनव शुक्ला जुड़ गए हैं। अभिनव, इस वक्त कितनी भीड़ देखी जा रही है? श्रद्धालुओं का तांता लगा है, किस तरीके के जयकारों का घोष है? शिवमय नजर आ रहा है परमठ? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज महाशिवरात्रि है और देर रात से ही शहर में जितने भी शिवालय हैं सभी भी भक्तों का तांता लगने लगा था। देर रात से लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी, चाहे वो आनंदपुर मंदिर हो, चाहे वो खेरेश्वर मंदिर हो, शिवराजपुर में जो है, चाहे वो जाट में स्थित मंदिर हो। ये सब खंडेश्वर मंदिर पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे भी दोपहर का बढ़ चुका है और पीछे हमारे देख सकते हैं कि किस तरीके से बस अभी भी काफी ज्यादा संख्या में मौजूद है। सुबह यहाँ पे काफी लंबी लाइनें लगी हुई थी, लेकिन मंदिरों पर बड़े अच्छे मंदिरों को सजाया गया है के अंदर, और जितने भी शिवलिंग हैं केवल एक दो में सभी ठीक है अभिनव, तो जिस तरीके से वहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा है, आज महाशिवरात्रि का दिन है और ऐसे में जो बाबा के पास भक्त पहुंच रहे हैं, क्या कुछ लेके पहुंच रहे हैं? भांग, धतूरा और जिस तरीके से बेलपत्र, दूध, क्या कुछ वहां पर आप नजारा देख पा रहे हैं इस वक्त? देखिए, यहाँ की बात करें तो चढ़ाई जाती है बाबा को, जिससे अभिषेक बाबा का किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है बाबा का, जिससे दूध, धतूरा, बेलपत्र, फूल, फल और शहद, चंदन और भांग, इस सभी चीजों को लेकर अपनी मनोकामनाओं को लेकर आशीर्वाद मिल रहे हैं। अभिषेक किया जा रहा है यहाँ पर और सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में व्यवस्था भी यहाँ पे काफी ज्यादा मुस्तैद दिख रही है। लगातार प्रशासन अधिकारी है वो भी यहाँ पर। अभिनव, वहां पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं, लोग क्या लाइनों में ही, कतारों में ही आगे बढ़ रहे हैं, या वहां पर कुछ भीड़ का रेला इस तरह से चल रहा है कि जो व्यवस्थाएं है, प्रबंधन है, वो कहीं ना कहीं प्रबंधन की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से वहां पर लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं, अक्सर वहां देखा जाता है कि प्रबंधन की स्थिति बिगड़ती हुई नजर आती। बिल्कुल, लाइन चलिए ठीक है अभिनव, जिस तरीके से प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है, पुलिसकर्मी मौजूद है, वहां पर पीएसी के जवान हैं, गोताखोर भी अलर्ट हैं और ऐसे में श्रद्धालुओं का लगातार पहुंचना कहीं ना कहीं परमठ जो है शिवमय हो गया है। वहां पर लगातार जिस तरीके से लोग जयकारे लगा रहे हैं, वो भक्ति का आलम देखते बन रहा। आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए अभिनव और इस पर बात करने के लिए। और अब बता दें आपको, जो तीसरी खबर है वो छठे चरण के चुनाव से जुड़ी हुई है। अब आज छठे चरण की जो वोटिंग होनी है उसको लेकर के चुनाव प्रचार थम जाएगा। 10 जिलों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें, ये जो सीटें हैं, सारी की सारी सीटें, 57 सीटें जो है पूर्वांचल की हैं और ऐसे में पूर्वांचल अब कौन जीतता है ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी ने ताकत झोंकी हुई है और समाजवादी पार्टी ने भी ताकत झोंक रखी है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता हमसे जुड़ गए हैं, राशिद आरिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, छठे चरण की वोटिंग होनी है और ऐसे में आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, क्या कुछ आकलन कर पा रहे हैं? अब जो वहां का वोटर है, क्या कुछ मुद्दे वहां के हैं? क्योंकि समस्याएं कई हैं पूर्वांचल की और ऐसे में विकास भले ही किया हो उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2017 से 22 तक, लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनमें काम होना बाकी है।
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज छठे चरण का जो है प्रचार आज शाम को बंद हो जाएगा। लेकिन आपको ये बता दें, 10 जिले में जो 57 सीटों पे चुनाव होने हैं और आपको बता दें 676 प्रत्याशी जो मैदान में, आपको बता दें ये भाजपा का एक तरह से गढ़ माना जाता है। 2017 में 42 सीटें भाजपा ने जीती थी, समाजवादी पार्टी ने 2 सीट जीती थी। लेकिन एक बड़ी बात आपको बता दें, इस बार की भारतीय जनता पार्टी है समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती नहीं, यदि छोटे दल है, क्षेत्रीय दल है, जो आपको बताते हैं अनुप्रिया पटेल है और ओम प्रकाश राजभर है, निषाद समाज है, कहीं ना कहीं छोटे दलों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। कहीं ना कहीं छोटे दल के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, जिसके साथ उन्होंने 42 सीटें पूर्वांचल में दी थी। अच्छा, सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें कि गोरखपुर सीट पे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव लड़ रहे हैं, सबकी निगाहें उस पर लगी। गोरखपुर की 2 सीटें ऐसी है जहाँ हरिशंकर तिवारी भी चुनाव लड़ रहे हैं और पूर्वांचल के दिग्गज नेता माने जाते हैं, वो भी चुनाव में। एक तो देखने वाली बात ये होगी कि पूर्वांचल की जो 57 सीटों पर चुनाव हो रहा है, ये बड़ा दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो 40 सीटें जीती थी, क्या उसको बचा पाने में वो सक्षम रहेगी, या समाजवादी पार्टी के साथ जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर साथ में आ गए हैं, क्या ओम प्रकाश राजभर के साथ में आने के बाद में पूर्वांचल का हिस्सा जो है वो बदलता हुआ दिखेगा? ये एक बड़ी बात है जी। ठीक है, वहां पर जिस तरीके के जो मुद्दे हावी रहे हैं, अगर 2017 का चुनाव भी देखें, लेकिन इस बार क्या राष्ट्रीय मुद्दों पर वहां पर वोटर के जहन में वोट देते वक्त जब वोटर निकलेंगे परसों के दिन यानी 3 तारीख को, तब उनके जहन में क्या राष्ट्रीय मुद्दे होंगे या क्षेत्रीय मुद्दे होंगे? आपको बता दें कि 5 चरण के चुनाव हो गए हैं, वो मुद्दे उन मुद्दों में जैसे हिंदू मुस्लिम भी चला, चिल्ला भी चला, पाकिस्तान भी चला, चर्बी की बात ही गर्मी की बात। लेकिन वो पूर्वांचल का चुनाव जाति देश से होता है, और कहीं ना कहीं जो छोटी पार्टियां हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, अपना दल है, तो कहीं ना कहीं उन पार्टियों का एक अहम रोल रहता है, जिससे देश से ज्यादातर पूर्वांचल में वो मुद्दे नहीं रहेंगे जो हिंदू मुस्लिम और गर्मी सर्दी और चर्बी के जो मुद्दे थे, वो मुद्दे वहाँ नहीं देखे। वहाँ जाति देश के जो है वोट पड़ता है, और इसी को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जो छोटे दल से गठबंधन का कितना फायदा मिलेगा, ये 3 मार्च को वोटिंग होगी, तब फिलहाल से सब परिणाम आएगा। जी बिल्कुल, आपका शुक्रिया राशिद हमसे जुड़ने के लिए, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि जिस तरीके से अब 6ठे और 7वें चरण की वोटिंग सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में बची, उसके बाद 10 मार्च को नतीजे आएंगे, तब मालूम चलेगा कि आखिरकार किस करवट ऊंट बैठा है, यानी बीजेपी की सरकार बनेगी या समाजवादी पार्टी की, बसपा की या कांग्रेस की, ये वक्त बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए जेएमटी न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News/।